हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहा जाता है और ये किस प्रकार से होता है। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है उस बारे में आप देखेंगे कि गुरु बीजाणु जनन होता है वो किससे प्रारंभ होता है, किस प्रकार से होता है। तो आप देखते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विभिन्न प्रकार के बीजांडों की संरचना किस प्रकार की होती है और बीजांड होता है उसी से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो हमने देखा था कि बीजांड किस प्रकार से संरचना होती है। और बीजांड के अंदर आप ध्यान देंगे तो ये मर्दुतकीय कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है। अविभेदित मर्दुतकीय कोशिकाओं का पूरा समूह होता है और अविभेदित मर्दुतकीय कोशिकाओं का जो समूह होगा जिसे हम बीजांड काय कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, बीजांड काय कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने बीजांड की संरचना देखी थी। ये बीजांड का बाहर का व्रंत होता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं और बीजांड व्रंत के बाद में आप ध्यान देंगे तो बाहर की ओर उपस्थित होता है अध्यावरण और अध्यावरण के बाद में हमें ध्यान रखना है ये उत्तक उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि बीजांड काय की जो द्विगुणित कोशिका होगी वे द्विगुणित कोशिका आगे जाकर के किस रूप में काम करेगी। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि जो बीजांड काय की कोशिकाएं हैं वे बीजांड काय की कोशिकाएं ही आगे जाकर किस रूप में काम करती हैं। तो हमें ध्यान रखना है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। तो इसमें आप क्या ध्यान देंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कौन सी कोशिका काम करेगी। तो इसमें आप देखेंगे कि बीजांड काय की कोशिका होती है वो बीजांड काय की कोशिका, बीजांड काय की जो कोशिका होगी उस कोशिका वो कोशिका किस प्रकार की, द्विगुणित होती है और ये आगे जाकर किस रूप में काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। किस रूप में काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु बनेंगे और वे अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे गुरु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी आप क्या लिखोगे परिभाषा में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो किस प्रकार की होती है, द्विगुणित, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है गुरु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है। अब देखो अगुणित जो गुरु बीजाणु बनेगा, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में ध्यान देंगे तो कौन सी कोशिकाएं कार्य करती है। तो आप ध्यान देंगे इसमें कोशिकाएं काम करती है, वो कोशिकाएं काम करेगी बीजांड काय की कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु का निर्माण होगा और इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब ध्यान दें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी उसमें सबसे पहले जो बीजांड काय की कोशिका है उसमें कोई भी कोशिका आकार में बड़ी एवं सघन जीवद्रयुक्त हो जाती है। यानी इस प्रकार से कोशिका होगी वो आकार में बड़ी एवं सघन जीवद्रयुक्त कोशिका हो जाती है और इस प्रकार की कोशिका को हम परप्रसूतक कोशिका कहा जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे तो आकार में बड़ी एवं सघन जीवद्रयुक्त कोशिका हो जाती है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रप्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियम सेल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रप्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियम सेल्स का निर्माण हो जाता है। ध्यान दें ये कोशिका होगी वह अन्य कोशिका अपेक्षा आकार में कैसी होगी, बड़ी, आकार में बड़ी, आकार में कैसी हो जाएगी, बड़ी और इसका जीवद्रव्य कैसा हो जाएगा, सघन जीवद्रव्य युक्त होगी एवं केंद्रक होगा वह स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है। तो स्पष्ट केंद्रक होगा, आकार में बड़ी होगी और सघन जीवद्रयुक्त कोशिका होगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियम सेल्स कहा जाता है। यहाँ जिसे हम क्या कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है जिसे प्रप्रसूतक कोशिका कहा जाता है। इस आर्किस्पोरियम सेल्स यहाँ प्रप्रसूतक कोशिका होगी, इसी कोशिका से आपको ध्यान रखना है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। यह कोशिका होगी इसमें कई बार परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनेगी। या तो यह प्रपोषित कोशिका होती है वह कुछ परिस्थितियों में सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य कर सकती है या फिर इसमें पहले परिणत विभाजन होगा और परिणत विभाजन होने के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहले इसमें कौन सा विभाजन होगा, ये मैं आदि संरचना बना रहा हूं, ये बीजांड द्वारीय सिरा है
और इधर नीचे निभागीय सिरा है। इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है इस कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, यानी पहला विभाजन होगा। और यहाँ विभाजन परिणत विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनेगी, एक कोशिका बनेगी इस प्रकार से बाहर की ओर, एक कोशिका बनेगी भीतर की ओर बनती है। तो द्विकोशिकीय अवस्था बनेगी, एक कोशिका कहाँ की ओर बनेगी, बाहर की ओर, दूसरी कोशिका अंदर की ओर बनती है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण हो जाएगा, यानी दो कोशिका बनेगी। बाहर की ओर कोशिका बनेगी जिसे हम प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहते हैं, यानी बाहर की ओर कोशिका बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहा जाता है। दूसरी अंदर की ओर कोशिका बनती है जिसे हम प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो इस प्रकार से प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी कोशिका कौन सी बनेगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। ये दोनों कोशिकाएं बनने के बाद में ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका होगी, वह यहाँ तो कैसी रहती है, अविभाजित रहती है। यहाँ तो कैसी रहेगी, अविभाजित। या कई बार क्या होता है, विभाजन हो जाता है, अविभाजित रहेगी तो कोई संरचना नहीं बनाएगी। यदि विभाजन हो जाता है, विभाजित होती है, तो ये आगे जा करके, और आपको ध्यान रखना है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी उसके बाहर की ओर द्वितीय आवरण का निर्माण करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, प्राथमिक द्वितीय कोशिका यहाँ तो अविभाजित रहती है या विभाजित होकर के और किसका निर्माण करेगी, तो बाहर की भित्ति का निर्माण करती है। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये संरचना थी, उसमें आप ध्यान देंगे तो बाहर की ओर ये आवरण उपस्थित है और इसके अंदर की कोशिकाएं थी, वे कोशिकाएं क्या हो गई, विभाजित हुई और ये विभाजित होकर के किसका निर्माण करेगी, तो पैराइटल लेयर का निर्माण करती है, यानी आप ध्यान देंगे द्वितीय परत का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से पैराइटल लेयर या द्वितीय परत का निर्माण करती हैं। तो ये द्वितीय परत का निर्माण है और वह आप ध्यान देंगे तो किसमें होता है, तो इसमें आप देखेंगे जिसमें ये प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं होगी वह विभाजित होती हैं, जबकि दूसरी अंदर की ओर कोशिका बनेगी और अंदर की ओर जो कोशिका बनती है ये बड़े आकार की कोशिका हो जाएगी, सघन द्विध्रुवयुक्त हो जाएगी। और इस बड़े आकार की सघन द्विध्रुवयुक्त कोशिका होगी जो कि प्राथमिक बीजाणुजन की कोशिका ही थी, ये आगे विभाजित नहीं होगी, यानी इसमें विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। और ये सीधे किस रूप में काम करेगी, तो आपको ध्यान रखना है ये काम करेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। तो ये किस रूप में काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। तो ये किस कोशिका के रूप में काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी उसमें आगे जाकर के और अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में जो कार्य करेगी कोशिका, उसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। ये इस प्रकार से द्विगुणित कोशिका थी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने में कुल कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये चारों कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार से निर्मित हो जाती है। ये इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होगी उस मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चारों गुरु बीजाणु होते हैं वो एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस चतुष्क को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, टेट्राड का निर्माण हो जाता है। और जो गुरु बीजाणु चतुष्क है उसका आकार होता है वह हमेशा कैसा होता है, रेखीय होता है, यानी ये किस प्रकार की आकृति में दिखाई देते हैं, रेखीय चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं, यानी एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। तो इसमें इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये गुरु बीजाणु होते हैं वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इन गुरु बीजाणु चतुष्क होगा, उस गुरु बीजाणु चतुष्क होता है उसकी व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो रेखीय प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें से ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है 3 गुरु बीजाणु, सामान्यतः
अधिकांश पात्रों में जो बीजाणु द्वार की ओर होते हैं वे 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, अपहर्षित हो जाते हैं, शेष 1 गुरु बीजाणु ही रहता है जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो कार्य करता है, बाकी वाले गुरु बीजाणु होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अपहर्षित हो जाते हैं। और सक्रिय गुरु बीजाणु होगा उसके द्वारा पोषण ग्रहण करने के कारण से आकार में कैसा हो जाता है, बड़े आकार में हो जाता है, और बड़े आकार में होकर के और बाकी वाले जो है वो कैसे हो जाएंगे, धीरे धीरे अपहर्षित हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान देंगे तो बाकी वाले 3 गुरु बीजाणु होते हैं वे कैसे हो जाएंगे, अपहर्षित हो जाते हैं। शेष कितने गुरु बीजाणु रहते हैं, केवल 1 गुरु बीजाणु शेष रहता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो शेष 3 गुरु बीजाणु होते हैं वह तो अपहर्षित हो जाएंगे, 1 गुरु बीजाणु शेष रहता है और उस गुरु बीजाणु को हम क्या कहते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स होगी उसका निर्माण हो जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे इस प्रकार से फंक्शनल मेगास्पोर सेल का निर्माण हो जाता है, यानी सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। सक्रिय गुरु बीजाणु बन जाता है, शेष 3 कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, अपहर्षित हो जाती हैं। तो अपहर्षित गुरु बीजाणु होते हैं और ये गुरु बीजाणु सामान्यतः अधिकांश पात्रों में देखा जाता है कि बीजाणु द्वारीय सिरे की और सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगी। वो कौन सी कोशिकाएं करेगी, तो आपको ध्यान रखना है निभागीय सिरे की ओर की कोशिकाएं करती हैं। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। एक बार वापस से सुन लीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से सक्रिय गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। गुरु बीजाणु जनन होगा उसमें क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम बीजांडकाय के अधस्थ त्वचा की कोशिका, बीजांडकाय के जस्ट नीचे की कोशिका होगी जिसे हम क्या कहेंगे, अधस्थ त्वचा की कोशिका। बीजांडकाय के अधस्थ त्वचा की कोशिका होगी वह कोशिका आकार में बड़ी एवं सघन छिद्रयुक्त हो जाती हैं और इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियम या प्रप्रसूतक कोशिका कहा जाता है। इस प्रप्रसूतक कोशिका में एक परिणत विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका एवं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक द्वितीय कोशिका या तो अविभाजित रहती है या फिर विभाजित होकर के और जो भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होगी उसमें विभाजन नहीं होगा, इसमें विभाजन नहीं होता है। ये आगे जाकर सीधे किस रूप में काम करती है, सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। तो ये आगे जाकर किस रूप में काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में आगे जाकर के कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ये चतुष्क के चारों गुरु बीजाणु होते हैं ये एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखीय चतुष्क भी कहा जाता है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु होते हैं वे अपहर्षित हो जाते हैं, केवल 1 गुरु बीजाणु होता है वह कार्य करता है, कार्यशील रहता है, जिसे हम सक्रिय गुरु बीजाणु या फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे, गुरु बीजाणु जनन के बाद में ये सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनी है, इसी सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से आपको ध्यान रखना है कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, यानी सक्रिय गुरु बीजाणु होगा इसी से भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो अगला हम देखेंगे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देखेंगे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश या जिसे हम क्या कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं वह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती हैं। मादा युग्मकोद्भिद या जिसे हम क्या कहेंगे, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। तो एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद होता है, उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है उस बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सक्रिय गुरु बीजाणु जो कि कैसा होगा, अगुणित, इस सक्रिय गुरु बीजाणु होगा यही किसका कार्य करता है, किस रूप में काम करता है। तो सक्रिय गुरु बीजाणु होगा यह अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु जो भ्रूणकोश मात्र कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य करता है, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। तो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के रूप में कौन कार्य करता है,
प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है वह सक्रिय गुरु बीजाणु करता है और इस कारण से इसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। इसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहेंगे, क्योंकि यही आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होगा, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये जो है वो कौन सा वो गुरु बीजाणु है? सक्रिय गुरु बीजाणु है। और सक्रिय गुरु बीजाणु होगा वह सक्रिय गुरु बीजाणु आकार में कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद में इसमें आपको देखना छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी प्रकट हो जाती हैं। और इस प्रकार से होने के बाद एक सक्रिय गुरु बीजाणु बड़ा हो जाएगा, बाकी वाले शेष 3 सक्रिय जो गुरु बीजाणु बने थे वे तीनों क्या हो जाएंगे? अपहार्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपहार्षित हो गए थे। कौन से गुरु बीजाणु? जो कि कार्य नहीं करते हैं, फंक्शनल नहीं होते हैं, अपहार्षित गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से ये गुरु बीजाणु होंगे, ये क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाते हैं, अपहार्षित हो जाते हैं। और ये गुरु बीजाणु हैं वो किस प्रकार का? सक्रिय गुरु बीजाणु है, फंक्शनल मेगास्पोर है। तो इस प्रकार से सक्रिय गुरु बीजाणु, और सक्रिय गुरु बीजाणु कैसा है? अगुणित है। इस सक्रिय गुरु बीजाणु में आप ध्यान देंगे तो छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, वो एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है, रिक्तिका भवन हो जाता है। तथा इनके केंद्रक में 3 बार लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, और इनके केंद्रक में 3 बार लगातार समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप कुल 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। और 8 केंद्रकों का निर्माण की प्रक्रिया होगी, उसमें समसूत्री विभाजन 3 बार होता है। तो पहला आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, और समसूत्री विभाजन फर्स्ट बार होगा उसके अंदर आप ध्यान देंगे तो ये 2 केंद्रक में बन जाता है। और इसके अंदर केंद्रकों का जो विभाजन होता है वह मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है। यानी इसमें केंद्रक होंगे, उसमें 2 केंद्रक बनेंगे, और दोनों केंद्रक किस प्रकार के बनेंगे? मुक्त केंद्रकीय। और बीच में रिक्तिका बन जाने के कारण से केंद्रक होते हैं वह परिधि की ओर चले जाते हैं। तो केंद्रक धीरे धीरे कहाँ की ओर चले जाते हैं? परिधि की ओर चले जाते हैं। रिक्तिका भवन होने के कारण से ये केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे यह जो केंद्रक विभाजन होता है वह मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का विभाजन होता है? मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है। तो इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा वह किस प्रकार का होगा? फ्री न्यूक्लियस होता है, यानी मुक्त केंद्रकीय होता है, यानी केंद्रकों का विभाजन होगा पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से 2 केंद्रक बन जाते हैं। और 2 केंद्रक बनने के बाद में यहाँ फिर से इसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। यानी 3 बार समसूत्री विभाजन, ये सेकंड बार समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो कुल कितनी केंद्रक बन जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कुल 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। यानी इसमें कुल केंद्रक कितने बन जाएंगे? 4। और इस प्रकार से 4 केंद्रक बनने के बाद में आप ध्यान देंगे तो इसमें एक बार फिर से कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है। फिर से कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन 3rd बार होने के फलस्वरूप कुल केंद्रक बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कुल केंद्रक बनते हैं उन केंद्रकों की संख्या हो जाती है वह 4 एक ध्रुव की ओर, 4 दूसरे ध्रुव की ओर। यानी आप ध्यान, निभागीय ध्रुव की ओर भी 4 और बीजांड द्वारीय ध्रुव की ओर भी कितने बनते हैं? 4 केंद्रक बन जाते हैं। इन कुल केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 केंद्रक इस प्रकार से 3 बार समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप बन जाते हैं। अब इसके बाद में ध्यान देंगे कि प्रत्येक ध्रुव की ओर, यानी ये ध्रुव है जैसे बीजांड द्वारीय सिरा है, ये ध्रुव है जैसे निभागीय सिरा है, तो प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक होता है वह भीतर की ओर, केंद्र की ओर गति करते हैं, जिससे फलस्वरूप आप ध्यान देंगे कि 2 केंद्रक कहाँ जाते हैं? केंद्र में आ जाते हैं। और शेष 3 केंद्रक होंगे वे बीजांड द्वारीय सिरे एवं निभागीय सिरे की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। और जिसके फलस्वरूप इस प्रकार से 7 केंद्र की 8 कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से ये जो केंद्रक थे इसमें से 3 केंद्रक कहाँ की ओर व्यवस्थित हो गए हैं? 3 केंद्रक है वो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर व्यवस्थित हो गए हैं। 3 केंद्रक है वो विपरीत सिरे की ओर व्यवस्थित हो गए हैं। और 2 केंद्रक थे वे दोनों केंद्रक कहाँ के आ गए? बीच में आ गए। और इन दोनों केंद्रकों के आप ध्यान देंगे तो दोनों केंद्रक ध्रुव से आ रहे हैं, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुवीय केंद्र कहा जाता है। तो ध्रुवीय केंद्रक हो गए। और ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इनसे आप ध्यान देंगे कोशिका द्रव्य इनका जुड़ जाएगा बाद में और कोशिका बन जाएगी, यानी इनका कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा तो इससे कोशिका बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो एक तो केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल्स बन जाएगी, और ये केंद्रीय कोशिका होगी उसके
अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक और बीजांड द्वारीय सिरे की और 3 कोशिका का समूह बनता है, जिसमें एक मध्य भाग में कोशिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहा जाता है, एग सेल कहा जाता है। तो मध्य भाग में कोशिका होगी जिसे हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका कहा जाता है। जबकि पार्श्व में दोनों कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसमें आप ध्यान देंगे सहायक कोशिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से पार्श्व में 2 कोशिका होगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिका, जबकि मध्य भाग में कोशिका होती है जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं। और विपरीत सिरे की और कोशिकाओं को 3 कोशिका समूह होता है जिसे हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो जिन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो जो है सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोश या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। उसमें आप देखेंगे कि सर्वप्रथम क्या होता है, तो सक्रिय गुरु बीजाणु होगा, यह सक्रिय गुरु बीजाणु ही किस रूप में काम करता है, तो भ्रूण कोश या जो है मादा युग्मकोश विद की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार की परिस्थिति में सबसे पहले सक्रिय गुरु बीजाणु होगा, उसमें आप ध्यान देंगे तो रिक्तिका भवन हो जाता है। और रिक्तिका भवन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होते हैं और 3 बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से 8 केंद्रक बनते हैं। इन केंद्रकों में आप ध्यान देंगे तो 3 केंद्रक आप ध्यान देंगे निभागीय सिरे की ओर, 3 केंद्रक होते हैं बीजांड द्वारीय सिरे की ओर तथा 2 केंद्रक होते हैं वो प्रत्येक ध्रुव से आकर के बीच में आ जाते हैं, जो केंद्रीय कोशिका का निर्माण करते हैं। और जिसमें कितने ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित, 2 ध्रुवीय केंद्रक। निषेचन से पहले ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और जिसके फलस्वरूप द्वितीय केंद्र का निर्माण करेंगे। ये आगे जाकर मिल जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कि भ्रूण कोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। और उसके पश्चात आप ध्यान देंगे कोशिका द्रव्य विभाजन होने से कोशिकाएं बन जाती हैं। और कुल कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो 7 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है 8 केंद्रकीय संरचना में। और इसमें ये 7 कोशिकाएं होती है, उसके व्यवस्था क्रम इस प्रकार से होता है। पहली कोशिका अपन देखेंगे, वो ध्यान रखना अंड समुच्चय या एग अपार्टमेंट, अंड समुच्चय या एग अपार्टमेंट। उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम अंड समुच्चय कहा जाता है। बीजांड द्वारीय सिरे की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इन 3 कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहा जाता है। जिसमें एक बीच में बड़ी नाशपाती के आकार की कोशिका होती है, बड़ी नाशपाती के आकार की कोशिका होती है, नाशपाती के आकार की बड़ी कोशिका होती हैं। और इस नाशपाती के आकार की बड़ी कोशिका हुई जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं, यह अंड कोशिका होती है वह मादा युग्मक के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से मादा युग्मक के रूप में कार्य करेगी, वो कौन सी कोशिका करती है, अंड कोशिका करती हैं। दूसरी 2 पार्श्व में कोशिका होती है जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, तथा पार्श्व की 2 कोशिका जिन्हें हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिका। ध्यान दें इन सहायक कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना उपस्थित होती है जिसे हम फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है। इसके अंदर विशेष प्रकार की संरचना होगी जिसे हम क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है। और ये फिलीफॉर्म उपकरण होती है उस बारे में आप ध्यान देंगे तो ये किसका कार्य करती है, एक तो पोषक अवशोषण पदार्थ, पोषक पदार्थों का अवशोषण करने का कार्य करती है। यानी पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक है। बाहर के और उपस्थित जो बीजांड काय होता है, न्यूसेलस होता है, उससे पोषक पदार्थ अवशोषित करने का कार्य करेगी एवं पराग नलिका को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। तो पराग नलिका को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, वो कौन सी संरचना करती हैं, तो आप ध्यान देंगे फिलीफॉर्म उपकरण करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है किसके बारे में, फिलीफॉर्म उपकरण के बारे में। दूसरी आप ध्यान देंगे अंड समुच्चय के बाद में वो ध्यान रखना है केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। और केंद्रीय कोशिका होगी या सेंट्रल सेल होगी, उसमें आप ध्यान देंगे तो दोनों ध्रुवों से एक केंद्रक बीच में आकर के और कोशिका का निर्माण करेंगे जिसे हम केंद्रीय कोशिका कहेंगे। जिसमें कितने ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक निषेचन से पहले मिलकर के और द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका इस प्रकार की होती है जो कि द्विगुणित होती हैं, तो केंद्रीय कोशिका होगी जो निषेचन से पहले कैसी हो जाती है, द्विगुणित हो जाती हैं और त्रिशिलन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3rd कोशिकाएं हैं, वो आपको ध्यान रखना है प्रतिमुखी कोशिका हैं। कौन सी कोशिकाएं,
प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो थर्ड कोशिकाएं होगी जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे निभागीय सिरे की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं आगे जाकर नष्ट हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होगी जो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद होता है उसका निर्माण करती हैं। अब उसके बाद में ध्यान देंगे तो इस प्रकार का जो बीजांड का परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलीगोनम प्रकार का कहा जाता है। ये हमें दिख रहा है वह पोलीगोनम प्रकार का जो है वो आपको ध्यान रखना है, भ्रूणकोश का परिवर्तन है। भ्रूणकोश का परिवर्तन है, भ्रूणकोश का परिवर्तन है वो किस प्रकार का है, तो ये पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश का परिवर्तन है। और इसके अंदर कुल कोशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 कोशिकीय संरचना होती है। और केंद्रक कितने होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं। इनके अंदर 8 केंद्रीय संरचना का निर्माण हो जाता है। तो यह एक बीजाणुवीय पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश का परिवर्तन है जिसमें कितने केंद्रक बनते हैं और कितनी कोशिकाएं बनती है, तो इसमें आप ध्यान देंगे 7 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो ये था किसके बारे में, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन किस प्रकार से होता है।